हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के इस सेशन में हम चैप्टर नंबर 8 को कंटिन्यू करेंगे और जो रिमेनिंग पोर्शन है हमारा जो ज्ञान आधारित उद्योग और उसके बाद में जो औद्योगिक प्रदेश है इंडिया के उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ज्ञान आधारित उद्योग है, उसमें ये बोल रहा है कि अवगम प्रौद्योगिकी उन्नति ने देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला है। सूचना औद्योगिक क्रांति ने आर्थिक और सामाजिक रूपांतरण के लिए नई संभावनाएं उत्पन्न कर दी है। भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग यहाँ की अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से विकसित हुए सेक्टरों में से एक है। सॉफ्टवेयर उद्योग इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर उत्पादन से आगे बढ़ गया है। भारत सरकार ने देश में अनेक सॉफ्टवेयर पार्क्स बनाए हैं। यानी जो इंडियन इकोनॉमी है, देश की अर्थव्यवस्था, उसमें एक तो आर्थिक और सामाजिक रूपांतरण ऐसे हुआ जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में कंप्यूटर आया था 1980s के दशक में। तो उसके बाद में जो कंप्यूटर के माध्यम से जो लोगों में जन प्रसार हुआ है, जो विचारधारा का प्रसार हुआ है, और जो एक ट्रेडिशनल वे था उसमें थोड़ा चेंजेज आया है। ठीक है। तो उस वजह से ये सामाजिक रूपांतरण आया है। और आर्थिक रूपांतरण कैसे आया, क्योंकि कंप्यूटर आने के बाद में जो शेयर मार्केट है और जो बैंकिंग सेक्टर है और जो जितने कितने भी जो कंप्यूटर बेस्ड जो सेक्टर है उनमें बेसिकली ग्रोथ आई थी। ठीक है। तो जो ह्यूमन जो रिसोर्सेज है उनमें उद्योगों में कमी आई थी उनकी, क्योंकि उनकी जगह कंप्यूटर काम करने लग गए और इनकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस लेवल हाई था। तो इसकी वजह से इन्होंने हर सेक्टर को प्रभावित किया है। अब भारत में सॉफ्टवेयर उद्योग को उत्तम उत्पाद उपलब्ध कराने में असाधारण प्रतिष्ठा प्राप्त हो चुकी है। बड़ी संख्या में भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण प्राप्त कर लिया है। यानी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है सॉफ्टवेयर सेक्टर के, वो इंडियन जो फर्म्स है मैन्युफैक्चर कर रही है। अवगम अवगम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्यरत अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के या तो सॉफ्टवेयर विकास केंद्र अथवा अनुसंधान विकास केंद्र भारत में है। ठीक है। तो बहुत सारी जो मल्टीनेशनल ब्रांड है वर्ल्ड की, उनके जो सेंटर है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वो इंडिया में लोकेट है और वो सॉफ्टवेयर का प्रोडक्शन कर रही है। इस विकास का मुख्य प्रभाव रोजगार अवसर के सृजन पर पड़ा है, जो प्रतिवर्ष लगभग दोगुना हो रहा है। यानी जो इंडिया में स्किल्ड लेबर है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और इनसे जुड़े जो फील्ड के व्यक्ति हैं, स्पेशलिस्ट है, वो यहाँ पे वर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं और उनको लार्ज स्केल पर वर्क मिल भी रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एवं औद्योगिक विकास, यानी जो एलपीजी बोलते हैं जिसको, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। तो उसका प्रभाव है वो औद्योगिक विकास कर कैसे पड़ा है, सकारात्मक नकारात्मक, उसके बारे में देखते हैं। नई औद्योगिक नीति की घोषणा 1991 में की गई, ये इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से इस नीति के मुख्य उद्देश्य थे अब तक प्राप्त किए गए लाभ को बढ़ाना, यानी जो हमने प्रॉफिट कमाया था उसको आगे बढ़ाना। इसमें विकृति अथवा कमियों को दूर करना, उत्पादकता और लाभकारी रोजगार में स्वपोषित वर्दी को बनाए रखना और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता प्राप्त करना। यानी एक तो इंटरनेशनल कंपटीशन है जो ट्रेड का और मैन्युफैक्चरिंग है यूनिट्स का, हब का, उनको प्राप्त करना है और रोजगार को बढ़ाना है। ठीक है। उत्पादकता को भी बढ़ाना है। ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। इस नीति के अंतर्गत किए गए उपाय जैसे औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था समाप्त करना, यानी पहले आपको उद्योग स्थापित करने के लिए आपको लाइसेंस लेना जरूरी था। तो अब कुछ चुनिंदा 1991 के बाद में कुछ चुनिंदा जो सामरिक स्तर के उद्योग थे उनके लिए लाइसेंस जरूरी था, बाकी सबके लिए समाप्त कर दिया। विदेशी निवेश नीति, यानी जो फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसको लेके आए। पूंजी बाजार में अभिगम्यता, ठीक है, जो कैपिटल मार्केट है इंडिया का उसमें अभिगम्यता आई। खुला व्यापार यानी ओपन ट्रेड होने लगा। प्रवस्थबद्ध निर्माण कार्यक्रम का उन्मूलन किया गया। यानी ओपन ट्रेड का मतलब है कि जो इंडिया की ट्रेड बास्केट है उसको वर्ल्ड के और देशों के लिए खोला गया और इंडियन मार्केट को भी विश्व के अन्य देशों के लिए निर्यात के केंद्र के रूप में खोला गया। ठीक है। उसी प्रकार से औद्योगिक अवस्थिति कार्यक्रम का उदारीकरण। ठीक है। नीति के तीन मुख्य लक्ष्य थे, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है। तो ये 1991 की नीति के तीन उद्देश्य थे, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये चीज इंपॉर्टेंट याद रखनी। औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था वस्तुतः सुरक्षा, सामरिक और पर्यावरण सरोकार से संबंधित केवल 6 उद्योगों को छोड़कर शेष सभी उद्योगों के लिए समाप्त कर दी गई थी। ठीक है। तो औद्योगिक लाइसेंस केवल 6 उद्योगों के लिए रखे गए थे, वो भी सुरक्षा, सामरिक और पर्यावरण की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट थे।
बाकी सबके लिए समाप्त कर दिया गया है। साथ ही 1956 में सार्वजनिक सेक्टर के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या 17 से घटकर 4 रह गई। परमाणु शक्ति से संबंधित उद्योग परमाणु शक्ति विभाग की सूची में विनिर्दिष्ट पदार्थ तथा रेलवे सार्वजनिक सेक्टर के अंतर्गत बने रहे। ठीक है, यानी सार्वजनिक सेक्टर के अंतर्गत चार जो उद्योग थे उनको रखा और बाकी सभी को आउट ऑफ जो सार्वजनिक सेक्टर की लिस्ट है उस कर दिया। सरकार ने सार्वजनिक उद्यमों के शहरों में कुछ भाग वित्तीय संस्थानों, सामान्य जनता और कामगारों को देने का निश्चय किया। यानी जो हम किसी भी प्रेजेंट टाइम में हम किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हैं ना, तो ये 1991 से पहले पॉसिबल नहीं था आम जनता के लिए। ठीक है, तो ये प्रेजेंट टाइम में जो हम शेयर खरीदते हैं और शेयर को रख देते हैं, बाद में हम बेच देते हैं या और खरीद लेते हैं। ठीक है, जैसे रिलायंस है या कोई टाटा है, इनके हम शेयर खरीदते हैं ना, तो ये जो प्रोसेस है वो 1991 के बाद में शुरू किया गया है। ठीक है, संपत्ति दहली यानी थ्रेशोल्ड की सीमा समाप्त कर दी गई है। बिना लाइसेंस सेक्टर में पूंजी लगाने के लिए किसी भी उद्योग को पूर्व सम्मति लेने की आवश्यकता नहीं रह गई। उन्हें केवल निर्धारित आरोप दिए गए विवरण पत्र जमा कराने की आवश्यकता होती थी। यानी पहले हम इंडस्ट्री स्थापित करते थे तो हमें जो लोन चाहिए था वो आसानी से मिलता नहीं था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम कुछ एसेट्स है या कंपनी के जो कागजात हैं उनके आधार पर लोन ले सकते हैं। ठीक है, नई औद्योगिक नीति में आर्थिक विकास का ढांचा स्तर प्राप्त आर्थिक विकास का ऊंचा स्तर प्राप्त करने के लिए सीधा विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई घरेलू निवेश के पूरक के रूप में देखा गया। ठीक है, एफडीआई घरेलू निवेश तथा उपभोक्ताओं को जिस तकनीकी उन्नयन, वैश्विक प्रबंधन कौशलता और व्यावहारिकता का अभिगमन, प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग आदि के प्रावधान द्वारा लाभ प्रदान करता है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए विदेशी निवेश का उदारीकरण हुआ तथा सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए स्वचालित मार्ग तक पहुंच की सहमति दे दी है। ठीक है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जो फॉरेन कंपनियां हैं वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगी और इंडियन कंपनियां हैं वो भी फॉरेन में इन्वेस्टमेंट करेगी। जब फॉरेन कंपनियां इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने आएगी तो वो अपने साथ में टेक्नोलॉजी लेकर आएगी और जो वर्क कल्चर है एक एफिशिएंट और इफेक्टिवनेस वो साथ में लेके आएगी। तो वो वर्क कल्चर इंडियन इकोनॉमी में घुलेगा मिलेगा और उसी प्रकार से लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट में एक नया आयाम आया था इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है, नेक्स्ट है सरकार ने औद्योगिक स्थिति संबंधी नीतियों में भी परिवर्तन की घोषणा की है। पर्यावरण कारणों से बड़े शहरों या उनके निकट उद्योगों की स्थिति को हतोत्साहित किया गया। ठीक है, औद्योगिक नीति में उदारता घरेलू और बहुराष्ट्रीय दोनों व्यक्तिगत पूंजी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए दिखाई गई। नए सेक्टर जैसे खनन, दूरसंचार, राजमार्ग निर्माण और व्यवस्था को व्यक्तिगत कंपनियों के लिए पूरा खोल दिया गया, यानी ये कोई इंडिविजुअल व्यक्ति भी कर सकता है। इन सभी छूटों के बाद भी प्रत्यक्ष निवेश जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आशाओं के अनुकूल नहीं था। स्वीकृति और वास्तविक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में बहुत अंतर था। यद्यपि विदेशी सहयोग की संख्या बढ़ रही है, इस निवेश का बड़ा भाग घरेलू उपकरणों, वित्त सेवा, इलेक्ट्रॉनिक और विद्युत उपकरणों और खाद्य एवं दुग्ध उत्पादों में लगाया जा चुका है। ठीक है, तो ये एफडीआई है उसकी शुरुआत में तो लिमिटेड लेवल पे आया था लेकिन बाद में धीरे धीरे ग्रो करने लगा। नेक्स्ट है वैश्वीकरण का अर्थ देश की अर्थव्यवस्था को संसार की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सामान और पूंजी सहित सेवाएं, श्रम, संसाधन एक देश से दूसरे देश में स्वतंत्रता पूर्वक जा सकते हैं। यानी ये इंडिया है, ये यूएसए है। ठीक है, तो इंडिया और यूएसए के बीच में जो वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यूएसए है, यहाँ पे फ्रांस है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। तो इंडिया से व्यक्ति यूएसए और इन सभी देशों में जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंपनी खोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पे दूसरे देशों जैसे अमेरिका से भी कोई व्यक्ति इंडिया में आके कंपनी खोल सकता है और दूसरे देशों से भी आके कंपनी खोल सकते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं वैश्वीकरण, यानी विश्व का विश्व स्तर पर जो कहने का मतलब वर्क करने का जो प्रोसेस है वो सभी जगह इक्वलिटी लाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो इससे पहले 1991 से पहले ये चीजें नहीं थी। नेक्स्ट है घरेलू और बाह्य प्रतिस्पर्धा के लिए बाजार प्रक्रिया में व्यापक उद्योग और विदेशी निवेशक और तकनीकी पूर्तिकारों के साथ प्रभावी संबंध को सुसाध्य बनाकर वैश्वीकरण को आगे बढ़ाना है। भारतीय संदर्भ में इसका अर्थ है भारत में आर्थिक
क्रियाओं के विभिन्न क्षेत्रों, विदेशी कंपनियों को पूंजी निवेश की सुविधा उपलब्ध कराकर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए अर्थव्यवस्था को खोलना, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश पर लगे प्रतिबंधों में बाधा को खत्म करना, भारतीय कंपनियों को देश में विदेशी कंपनियों के सहयोग से उद्योग खोलने की अनुमति प्रदान करना और उनके सहयोग से विदेशों में साझा उद्योग स्थापित करने को भी प्रोत्साहित करना, पहले शुल्क दर में मात्रात्मक प्रतिबंधों की कमी लाकर बड़ी मात्रा में आयात उदारता कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना, तब आयात करों के स्तर पर ध्यान में रखते हुए नीचे लाना, निर्यात प्रोत्साहन के एक वर्ग के बजाय निर्यात को बढ़ाने के लिए विनिमय व्यवस्था चालू करना। ठीक है, अब ये पैराग्राफ बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, एक बार वापस देखते हैं, पांचों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी जो वैश्वीकरण का प्रोसेस था उसको आगे कैसे बढ़ाएं। ठीक है, तो सबसे पहले भारत में आर्थिक क्रियाओं के विभिन्न क्षेत्रों, विदेशी कंपनियों को पूंजी निवेश की सुविधा उपलब्ध करवाकर अर्थव्यवस्था के लिए खोलना, यानी जो भी एफडीआई इंडिया में आ रहा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा, उनके लिए एनवायरनमेंट तैयार करना, पहली बात। दूसरा है कि भारत में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रवेश है और उन पे जो प्रतिबंध लगा था, बाधाएं लगी थी, उनको हटाना। ठीक है, क्लियर है। दूसरी बात भी कि जब वो एफडीआई इंडिया में, कोई अमेरिकन कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने आती है, तो उनको जो भी प्रशासनिक और राजनीतिक बाधाएं झेलनी पड़ती थी, वो अब एक सिंगल विंडो से क्लियर होने लगी है। ठीक है, तीसरा है कि कोई भी भारतीय कंपनी है वो विदेशी कंपनी के साथ में अच्छा तालमेल बिठाकर व्यापार करेगी, और कोई भारतीय कंपनी जो विदेश में जाकर व्यापार करेगी तो उसको भी प्रोत्साहित करना। ठीक है भाई साहब, जो पहले शुल्क लगता था 1991 से पहले, यानी जो इन जो टैक्स लगता था कंपनियों पे, वो काफी जटिल अवस्था का था। ठीक है, तो उसको थोड़ा सामान्य करना। ठीक है, और जो आयात, जो इंडिया के लिए, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं उसके दायरे को थोड़ा बढ़ाना। ठीक है, क्योंकि जब दायरा बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट भी आएगा। नेक्स्ट है निर्यात को, निर्यात प्रोत्साहन के लिए एक वर्ग की बजाय, यानी जो पहले 1991 से पहले कोई एक्सपोर्ट करते थे किसी भी प्रोडक्ट को, तो कोई अच्छी साठ गांठ वाले व्यक्ति के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है कि ये सारी चीज़ें हटा के एक सिंगल विंडो की टाइप में, कि भाई हर कोई भी व्यक्ति अपना प्रोडक्ट फॉरेन में एक्सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पे भारत के औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ दे रखे हैं चीज़ें। यहाँ पे ये बोला है कि कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है इंडिया में, श्रीनगर है, शिमला, मोहाली, देहरादून, ऐसे करके ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है इंडिया में। नवी मुंबई, पुणे, हैदराबाद, मणिपाल, बेंगलुरु, मैसूर, चेन्नई। ठीक है, अब देश में औद्योगिक पार्क के संबंध में बात करते हैं। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल रीजन है इंडिया के, उनके बारे में। देश में उद्योगों का वितरण समरूप नहीं है, यानी समान रूप से विस्तृत नहीं है। उद्योग कुछ अनुकूल अवस्थिति के कारकों से कुछ निश्चित स्थानों पर केंद्रित हो जाते हैं। ठीक है, उद्योगों के समान को पहचानने के लिए कई सूचकों का उपयोग किया जाता है, जैसे औद्योगिक इकाइयों की संख्या कितनी है, कर्मियों की संख्या कितनी है, उद्देश्य क्या है, उपयोग में की जाने वाली प्रयुक्त शक्ति का मात्रा क्या है, कुल औद्योगिक निर्गत यानी आउटपुट कितना है, अ, उत्पादन प्रक्रिया जनीय मूल्य कितना है, ये सारी चीजें देखी जाती है। ठीक है, तो देश के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों का सविस्तार वितरण, चित्र 8.3। ठीक है, एक बार इसको देखते हैं 8.13। ठीक है, मुख्य औद्योगिक औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, इसमें पहला है गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ क्षेत्र। ठीक है, उसी प्रकार से गुजरात औद्योगिक क्षेत्र, मुंबई पुणे औद्योगिक क्षेत्र, बेंगलुरु तमिलनाडु औद्योगिक क्षेत्र, और कोल्लम तिरुवनंतपुरम औद्योगिक क्षेत्र, उसी प्रकार से हुगली औद्योगिक क्षेत्र और छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, और एक है विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक क्षेत्र। तो ये बेसिकली 8 मुख्य औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखे हैं, मुंबई पुणे, हुगली, बेंगलुरु तमिलनाडु, गुजरात छोटा नागपुर, विशाखापट्टनम गुंटूर, गुरुग्राम दिल्ली मेरठ, और कोलम तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो ये है मुख्य औद्योगिक प्रदेश। उसी प्रकार से 13 है लघु औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, ये तो सभी को याद रह जाएंगे, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि लघु औद्योगिक प्रदेश इंडिया में 13 है। जैसे अम्बाला अमृतसर है, ऐसे करके इंदौर देवास। ठीक है, इलाहाबाद वाराणसी, और बिलासपुर कोरबा ब्रह्मपुत्र घाटी। ठीक है, अब औद्योगिक जिले कितने हैं, 15 है। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में ये बढ़ गए हैं, लेकिन जो उस टाइम की बात है, ये 15 थे। ठीक है, कानपुर, हैदराबाद, आगरा, नागपुर, ग्वालियर, भोपाल, ऐसे करके बरेली तक है। ठीक है, अब यहाँ पे है जो पर्टिकुलर हम इंडिविजुअल कोई भी
औद्योगिक प्रदेश की बात करें तो सबसे पहले मुंबई पुणे औद्योगिक प्रदेश। ठीक है। कुछ नहीं, बेसिक चीजें, एक तो कौन कौन से रीजन है, उसी प्रकार से यहाँ पे कौन कौन सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है और कौन कौन से प्रोडक्शन यहाँ पे मैन्युफैक्चर होते हैं। ठीक है, ये चीजें देखेंगे। तो मुंबई ठाणे से पुणे तथा नासिक और सोलापुर जिले के संस्पर्शी क्षेत्र तक विस्तृत है। इसके अतिरिक्त रायगढ़, अहमदनगर, सतारा, सांगली और जलगांव जिले में औद्योगिक विकास तेजी से हुआ है। इस प्रदेश का विकास मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ। ठीक है, हमने सूती वस्त्र पढ़ा था, उस समय पढ़ा था। मुंबई में कपास का पृष्ठ प्रदेश में स्थित होने और नम जलवायु के कारण मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। 1869 में स्वेज नहर के खुलने के कारण मुंबई पत्तन के विकास को प्रोत्साहन मिला है। ठीक है। अब हमने स्वेज नहर पढ़ा था, जो फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी है 12th क्लास की एनसीईआरटी, उसको डिस्कशन किया था। तो स्वेज नहर को, पनामा नहर को और ग्वाटेमाला नहर को डिटेल से डिस्कस किया था। ठीक है, एक बार यदि आपने वो सेशन नहीं देखे हैं तो पहले एक बार उनको देखिए। तो वहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड से संबंधित जो भी डायमेंशन थी वो वर्ल्ड लेवल की थी और कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, तो वहाँ पे वो मिल जाएगी आपको। इस पतन द्वारा इस पतन के द्वारा मशीनों का आयात किया जाता है। इस उद्योग की आवश्यकता पूर्ति के लिए पश्चिमी घाट प्रदेशों में जल विद्युत शक्ति का विकास किया गया है। यानी जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पे जल विद्युत शक्ति का जनरेशन किया जा रहा है, तो उसका यूज किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो ये बेसिकली मुंबई पुणे है। सूती वस्त्र उद्योग के विकास के साथ रासायनिक उद्योग भी विकसित हुए हैं। मुंबई हाई पेट्रोलियम क्षेत्र और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना ने इस प्रदेश को अतिरिक्त बल प्रदान किया है। ठीक है। अभी हमने मुंबई हाई पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा था, जब हम उद्योग के बारे में पढ़ा था। ठीक है। तो इसी प्रकार से इसके अतिरिक्त अभियांत्रिकी वस्तुएं, यानी जो टेक्नोलॉजिकल बेस्ड मशीनरीज होती हैं, पेट्रोलियम परिशोधन, पेट्रो रसायन, चमड़ा, संश्लिष्ट प्लास्टिक वस्तुएं, दवाएं, उर्वरक, विद्युत वस्तुएं, जलयान निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, परिवहन उपकरण, खाद्य उद्योग का भी विकास हुआ है। और ये कौन कौन से क्षेत्र है? मुंबई, कोलाबा, कल्याण, ठाणे, ट्राम्बे, पुणे, पिंपरी, नासिक, मनमाड, सोलापुर, कोल्हापुर, अहमदनगर, सतारा, सांगली महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली मुंबई पुणे औद्योगिक केंद्र है। नेक्स्ट है हमारा हुगली औद्योगिक केंद्र। ठीक है। अब हुगली नदी के किनारे पर बसा हुआ ये प्रदेश उत्तर में बांसबेरिया और दक्षिण में बिड़ला नगर तक लगभग 100 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, तो हुगली औद्योगिक प्रदेश का याद रखना। नेक्स्ट नॉर्थ में है बांसबेरिया और साउथ में है बिड़ला नगर। उद्योग का विकास पश्चिम में मेदिनीपुर में हुआ है। कोलकाता, हावड़ा इस औद्योगिक प्रदेश के केंद्र में है। ठीक है। इसके विकास के ऐतिहासिक, भौगोलिक और आर्थिक और राजनीतिक कारकों ने अत्यधिक योगदान दिया है। इसका विकास हुगली नदी पर पतन के बनने के बाद प्रारंभ हुआ है। देश में कोलकाता एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा। इसके बाद कोलकाता भीतरी भागों से रेलवे मार्ग और सड़क मार्ग से जोड़ दिया गया है। भीतरी भागों का मतलब है कि कोलकाता को सेंट्रल पोर्शन से, सेंट्रल इंडिया से जोड़ा गया है। छोटा नागपुर है, दंड खाने का पठार है, इसी तरह मालवा का पठार है। ठीक है, दिल्ली वाले रीजन से इनसे जोड़ा गया है। ठीक है। नेक्स्ट है असम और पश्चिमी बंगाल की उत्तरी पहाड़ियों में चाय बागानों के विकास। उससे पहले नील का परिष्करण, बाद में जुट संसाधनों ने दामोदर घाटी में कोयला क्षेत्र और छोटानागपुर से लोहा इसके निक्षेप के साथ मिलाकर इस प्रदेश में औद्योगिक विकास के सेवा प्रदान किया गया है। बिहार के घने बसे भागों, पूर्वी उत्तर प्रदेश और ओडिशा से उपलब्ध सस्ते श्रम ने भी इस प्रदेश को विकास में योगदान दिया है। कोलकाता ने अंग्रेजी ब्रिटिश भारत की राजधानी यानी 1773 से 1911 तक होने के कारण ब्रिटिश पूंजी को भी आकर्षित किया है। 1855 में रिसरा में पहली जूट मिल की स्थापना ने प्रदेश में आधुनिक औद्योगिक समूह के युग का प्रारंभ किया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहली आधुनिक जूट मिल कहाँ पे स्थापित हुई? कोलकाता में। कब हुई? 1855 में। किस लोकेशन पे? रिसरा में। जूट उद्योग का मुख्य केंद्रीकरण हावड़ा बटपारा में है। 1947 में देश के विभाजन ने औद्योगिक प्रदेश को बुरी तरह से प्रभावित किया है। जूट उद्योग के साथ ही सूती वस्त्र उद्योग भी पनपा, कागज, इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल मशीनरी, विद्युत, रसायन, औषधीय उर्वरक, पेट्रो रसायन उद्योग का भी विस्तार हुआ है। कौन नगर में हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड का कारखाना और चित्तरंजन में डीजल इंजन का कारखाना इस प्रदेश के औद्योगिक स्तंभ है। ये दो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक तो हिंदुस्तान मोटर्स लिमिटेड और चित्तरंजन में डीजल इंजन का कारखाना है। इस प्रदेश में महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र कोलकाता, हावड़ा, हल्दिया, सिरमापुर, रिसरा, शिवपुर, नौहट्टी, गुरिया, काकीनाडा,
श्यामनगर, टीटागढ़, सौदेपुर, बजबज, बिडालनगर, पासबेरिया, बेलगुरिया, त्रिवेणी, हुगली, बेलूर आदि है। ठीक है। फिर भी इस प्रदेश के औद्योगिक विकास में दूसरे प्रदेशों की तुलना में कमी आई है। जूट उद्योग की अवनति इसका एक प्रमुख कारण है। जब आपने पढ़ा था कि जो देश को आज़ादी मिली थी उस समय जो मैक्सिमम जूट प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसिंग एरिया था वो ईस्ट पाकिस्तान यानी प्रेजेंट टाइम में जो बांग्लादेश है उसमें चला गया था। इस वजह से जूट में जो जूट उद्योग है उसमें कमी आई है इंडिया में। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश। ठीक है। बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश क्या है? यह प्रदेश स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अत्यधिक तीव्रता से औद्योगिक विकास का साक्षी है। 1960 तक उद्योग केवल बेंगलुरु, सेलम और मदुरई जिलों तक सीमित है, लेकिन अब वे तमिलनाडु के विल्लुपुरम को छोड़कर लगभग सभी भागों में फैल चुके हैं। कोयला क्षेत्रों से दूर होने के कारण इस प्रदेश का विकास पाइकारत जल विद्युत संयंत्र पर निर्भर रहा, जो 1932 में बनाया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे तो इसमें एक स्टेटमेंट दे देंगे कि पाइकारत जल विद्युत संयंत्र बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक प्रदेश का ग्रोथ का मुख्य कारण रहा। और उसी प्रकार से कोई और स्टेटमेंट दे देंगे, ये जो कोलकाता के संबंध में था ना कि उत्तर में बांसबेरिया से दक्षिण में बिडाल नगर था, ये हुगली औद्योगिक प्रदेश का संबंध में है। ठीक है, तो यहाँ ऐसे करके दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पाइकाला जल विद्युत संयंत्र किससे संबंधित है? 1932 में बना था। कपास उत्पादक क्षेत्र होने के कारण सूती वस्त्र उद्योग में सबसे पहले पैर जमाए। सूती मिलों के साथ ही करगा उद्योग का भी तेजी से विकास हुआ है। अनेक भारी अभियांत्रिकी उद्योग बेंगलोर में एकत्रित हो गए। वायुयान, मशीन उपकरण, टेलीफोन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स इस प्रदेश में इस प्रदेश के औद्योगिक स्तंभ है। टेक्सटाइल, रेल के डिब्बे, डीजल इंजन, रेडियो, हल्की अभियांत्रिकी वस्तुएं, रबर का सामान, दवाइयां, एल्यूमीनियम, सीमेंट, शक्कर, ग्लास, कागज, रसायन, फिल्म, सिगरेट, माचिस, चमड़े का सामान महत्वपूर्ण उद्योग है। ठीक है, यानी लगभग सारे प्रोडक्ट यहाँ पे बनते हैं। चेन्नई में पेट्रोलियम परिशोधनशाला, सेलम में लोहा इस्पात संयंत्र और उर्वरक संयंत्र अभिनव विकास है, यानी जो प्रेजेंट टाइम में नए जो विकास हुए हैं उनके आयाम है। नेक्स्ट है हमारा गुजरात औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, अब गुजरात औद्योगिक प्रदेश क्या है कि इस प्रदेश का केंद्र अहमदाबाद और वडोदरा के बीच है, लेकिन यह प्रदेश दक्षिण में वलसाड, सूरत तक तथा पश्चिम में जामनगर तक फैला है। इस प्रदेश का विकास 1860 में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना से संबंधित है। ये प्रदेश एक महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उद्योग का क्षेत्र बन गया है। कपास उत्पादक क्षेत्र स्थित होने के कारण इस प्रदेश को कच्चे माल और बाजार दोनों ही लाभ मिल गए, यानी आसपास में कपास का उत्पादन हो जाता था और उसी के पास में ये औद्योगिक प्रदेश था, तो यहाँ पे सूती वस्त्र का निर्माण हुआ। तेल क्षेत्रों की खोज से पेट्रो रसायन उद्योग की स्थापना अंकलेश्वर, वडोदरा, जामनगर के चारों ओर हुई। कांडला पतन ने इस प्रदेश के तीव्र विकास में सहयोग दिया, यानी जो कांडला पोर्ट है फॉर एग्जाम्पल, ये गुजरात औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, और कांडला पोर्ट यहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे जो विदेशों से जो इनपुट आता था यहाँ पे प्रयोग होता था, और यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट होता था जैसे सूती वस्त्र बन के एक्सपोर्ट हो जाते थे। ठीक है। कोयले में पेट्रोलियम परिशोधनशाला ने अनेक पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाया, यानी ये कोयली पेट्रोलियम जो रिफाइनरी है इसका याद रखना, ये गुजरात में स्थित है। औद्योगिक संरचना ने अब विविधता आ चुकी है। कपड़ा, सूती, सिल्क, कृत्रिम जो कपड़े हैं और पेट्रो रासायनिक उद्योग के अतिरिक्त अन्य उद्योग भारी और आधार रासायनिक, मोटर, ट्रैक्टर, डीजल इंजन, टेक्सटाइल मशीनें, इंजीनियरिंग की औषधि, रंग रोगन, कीटनाशक, चीनी, दुग्ध उत्पादन और खाद्य प्रक्रमण है। ठीक है, अभी हाल ही में सबसे बड़ी पेट्रोलियम परिशोधन जामनगर को स्थापित किया गया है। ठीक है, जामनगर गुजरात को स्थापित किया गया है। इस प्रदेश के महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र में अहमदाबाद, वडोदरा, भरूच, कोयली, आनंद, खेरा, सुरेंद्रनगर, राजकोट, सूरत और वलसाड और जामनगर है। ठीक है, तो बेसिकली ये गुजरात औद्योगिक प्रदेश के बारे में है। इसके बाद में नेक्स्ट है छोटा नागपुर प्रदेश। ठीक है, अब छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश के बारे में है कि ये प्रदेश झारखंड, उत्तरी ओडिशा और पश्चिमी बंगाल में फैला हुआ है। ठीक है, एक बार मैप में देखते हैं, ये छोटा नागपुर है, झारखंड, ओडिशा, उत्तरी ओडिशा और पश्चिमी बंगाल में फैला हुआ है। और भारी धातुओं के उद्योग के लिए जाना जाता है। यह प्रदेश अपने विकास के लिए दामोदर घाटी में कोयला और झारखंड और उत्तरी ओडिशा में धात्विक और अधात्विक खनिजों की खोज का ऋणी है। कहने का मतलब यहाँ पे धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकृति के खनिज मिलते हैं, उनसे मैन्युफैक्चरिंग होती है। कोयला, लोहा, अयस्क और दूसरे खनिजों की निकटता इस प्रदेश में भारी उद्योगों की स्थापना को
सुसाध्य बनाती है। इस प्रदेश में 6 बड़े एकीकृत लोहा इस्पात संयंत्र जमशेदपुर, बर्नपुर, कुल्टी, दुर्गापुर, बोकारो और राउरकेला में स्थापित किए गए हैं। ठीक है, और इनकी लोकेशन हमने प्रीवियस सेशन में देखी थी इंडियन मैप में कि कौन कौन से स्टेट में फैले हुए हैं। और साथ में हमने ये भी देखा था कि जो भिलाई, राउरकेला और बोकारो है वो किसके सहयोग से स्थापित किए गए हैं और कब स्थापित किए गए हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं हमने प्रीवियस सेशन में डिटेल से डिस्कस की थी। ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उष्मीय और जल विद्युत शक्ति संयंत्रों का निर्माण दामोदर घाटी में किया गया। ठीक है, प्रदेश के चारों ओर बसे घने प्रदेशों से सस्ता श्रम प्राप्त होता है। हुगली प्रदेश अपने उद्योगों के लिए बड़ा बाजार उपलब्ध करवाता है। भारी इंजीनियरिंग मशीन मशीन, औजार, उर्वरक, सीमेंट, कागज, रेल इंजन और भारी विद्युत उद्योग इस प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण उद्योग है। यानी जो छोटा नागपुर प्रदेश है, यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट जो कच्चा माल मिल जाता है और यहीं पे चीजें मैन्युफैक्चर करके हुगली प्रदेश को एक्सपोर्ट कर दी जाती है। तो कुछ तो यहाँ पे खपत हो जाती है और जो एडिशनल चीजें होती हैं उनको फॉरेन में एक्सपोर्ट कर देते हैं पोर्ट द्वारा। ठीक है, रांची, धनबाद, चौबासा, सिंदरी, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोकारो, राउरकेला, दुर्गपुर, आसनसोल और डालमिया नगर महत्वपूर्ण केंद्र है। ठीक है, दुर्गापुर, आसनसोल और डालमिया नगर महत्वपूर्ण केंद्र है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट है विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, अब विशाखापट्टनम गुंटूर औद्योगिक प्रदेश के बारे में ये औद्योगिक प्रदेश विशाखापट्टनम जिले से लेकर दक्षिण में कुर्नूल और प्रकाशस जिलों तक फैला है। इस प्रदेश का औद्योगिक विकास विशाखापट्टनम और मछलीपट्टनम पत्तनों इनके भीतरी भागों के विकास विकसित कृषि और खनिज के बड़े संचित भंडार पर निर्भर है। यानी यहाँ पे एग्रीकल्चरल वेस्ट इंडस्ट्री भी है और खनिज वेस्ट इंडस्ट्री भी है। गोदावरी बेसिन के कोयला क्षेत्र इसे ऊर्जा प्रदान करते हैं। जलयान निर्माण उद्योग का प्रारंभ 1941 में विशाखापट्टनम में हुआ है। ठीक है, यानी जलयान यानी जो जलपोत होते हैं उनका निर्माण यहाँ पे होता है। उसी प्रकार से आयातित पेट्रोलियम पर आधारित पेट्रोलियम परिशोधनशालाओं ने कई पेट्रो रासायनिक उद्योगों को वृद्धि का सुगम बनाया है। शक्कर, वस्त्र, जूट, कागज, उर्वरक, सीमेंट, एल्यूमीनियम और हल्की इंजीनियरिंग इस प्रदेश के महत्वपूर्ण उद्योग है। गुंटूर जिले में एक सीसा जिंक प्रगलन कार्य कर रहा है। विशाखापट्टनम में लोहा और इस्पात संयंत्र बेलाडीला लोहा इसका प्रयोग करता है। ठीक है, अब बेलाडीला लोहा इस कहाँ पे है, हमने ये प्रीवियस सेशन में जो आयरन और पढ़ा था, खनिज संसाधन, धात्विक और अधात्विक खनिज, उनके बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। उसी प्रकार से विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, विजयनगर, राजमुंद्री, गुंटूर, एलूर, कुर्नूल महत्वपूर्ण औद्योगिक प्रदेश हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इसके रीजन है। अब नेक्स्ट है हमारा इंपॉर्टेंट, वो है गुरुग्राम, दिल्ली मेरठ औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, इस प्रदेश में स्थित उद्योगों में पिछले कुछ समय से बड़ा तीव्र विकास दिखाई देता है। खनिजों और विद्युत शक्ति संसाधनों से बहुत दूर स्थित होने के कारण यहाँ उद्योग छोटे और बाजार अभिमुखी है। इलेक्ट्रॉनिक, हल्के इंजीनियरिंग और विद्युत उपकरण इस प्रदेश की प्रमुख उद्योग है। इसके अतिरिक्त यहाँ सूती, ऊनी और कृत्रिमी रेशा वस्त्र, होजरी, शक्कर, सीमेंट, मशीन उपकरण, ट्रैक्टर, साइकिल उपकरण, कृषि उपकरण, रासायनिक पदार्थ और वनस्पति घी उद्योग हैं जो बड़े स्तर पर विकसित हैं। सॉफ्टवेयर उद्योग एक नई वर्दी है। सॉफ्टवेयर उद्योग एक नई वर्दी है, यानी जो हमने फिर शुरुआत में पढ़ा था ना, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के बारे में। तो दक्षिण में आगरा, मथुरा औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ मुख्य रूप से शीशे, चमड़े का सामान बनता है। और मथुरा तेल परिशोधन कारखाना, पेट्रो रसायन पदार्थ का संकुल है। प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में गुरुग्राम, दिल्ली, मेरठ, मोदीनगर, गाजियाबाद, अंबाला, आगरा, मथुरा का नाम लिया जा सकता है। यानी ये जो एक बेल्ट है यमुना नदी के और जो इस नेशनल हाईवे के सिमिलर, उसमें जहाँ भी ये नगर है सारे औद्योगिक केंद्र हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कोलम तिरुवनंतपुरम प्रदेश। ठीक है, तो कोलम तिरुवनंतपुरम प्रदेश के बारे में एक बार देखते हैं कि यह औद्योगिक प्रदेश तिरुवनंतपुरम, कोलम, अलवाई, एर्नाकुलम और अल्ला अल्लापुजा जिलों में फैला हुआ है। यानी जो केरल का कोस्टल एरिया है, ठीक है, वहाँ पर यह औद्योगिक प्रदेश विस्तृत रूप से फैला हुआ है। जैसे यहाँ पे कोलम तिरुवनंतपुरम, ठीक है, जो कोस्टल बेल्ट है वहाँ पे फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे बागान कृषि और जल विद्युत इस प्रदेश का औद्योगिक आधार प्रदान करते हैं। देश की खनिज पेटी में बहुत दूर स्थित होने के कारण कृषि उत्पाद प्रक्रम और बाजार अभिविन्यास हल्के उद्योगों की इस प्रदेश पर से अधिकता है। ठीक है, यानी जो धात्विक और अधात्विक खनिजों की पेटी से ये दूर होने के कारण यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है। उसमें उसमें से सूती वस्त्र उद्योग, चीनी, रबड़, माचिस, शीशा, रासायनिक उर्वरक और मछली आधारित उद्योग महत्वपूर्ण है। खाद्य प्रक्रम, कागज, नारियल जैसा उत्पादक
एल्यूमिनियम और सीमेंट उद्योग भी महत्वपूर्ण है। कोच्चि में पेट्रोलियम परिशोधनशालाओं का की स्थापना ने इस प्रदेश के उद्योगों को एक नया विस्तार प्रदान किया है। कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, अल्लुवा, कोच्चि, अलापुझा और पुनालूर महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है। ठीक है, तो ये बेसिकली औद्योगिक प्रदेश हैं इंडिया के। ठीक है, तो इसी के साथ में ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हमने चैप्टर नंबर 8 को कंटिन्यू किया है, और आने वाले सेशन में हम जो चैप्टर नंबर 9 है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज के इस सेशन में इतना ही है। हमने इंडस्ट्री को, इंडियन इंडस्ट्री है उसके सारे डायमेंशन क्लियर किए हैं, डिस्कशन किए हैं। तो चलिए, आज के इस सेशन में इतना ही है। एक बार रिकैप करते हैं कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो जो बाजार, जो उद्योगों की अवस्थिति है उसके निर्धारक कारक कौन कौन से, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती है। पहला है टाटा, जो टिस्को है उसकी लोकेशन। उसी प्रकार से जो इसको है, इसमें ये देख लेना कि इसमें इसमें भी देख लेना, टिस्को में भी देख लेना कोयला कहाँ से मिलता है और लोहा कहाँ से मिलता है। ठीक है, उसी प्रकार से विश्वेश्वरैया की लोकेशन देख लेना, ये कर्नाटका में स्थित है। और उसके बाद में नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट है, स्वतंत्रता के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यानी 1956-57 में 3 नए खोले गए, राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, दुर्गापुर पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, और इसी प्रकार से इनकी ये दे रखी है कि राउरकेला जर्मनी के सहयोग से, भिलाई है जो रूस के सहयोग से, और दुर्गापुर है वो यूके के सहयोग से स्थापित किया गया है। उसी प्रकार से बोकारो है रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था 1964 में। ठीक है, उसके बाद में सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग में इतना कुछ है नहीं, ये इंपॉर्टेंट, 1954 में पहली सूती वस्त्र मिल मुंबई में स्थापित की गई है। ठीक है, और उसी प्रकार से नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट है, एक मिनट, चीनी उद्योग। ठीक है, अब चीनी उद्योग में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, चीनी अवस्थिति ये याद रखना, एक बार ह्रास वाली फसल है, और गन्ने का जो अनुपात है वो 9 से 12% के बीच में है। उसी प्रकार से पेट्रो रसायन उद्योग है, पेट्रो रसायन उद्योग में इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। चलिए, नेक्स्ट है ज्ञान आधारित उद्योग, ये तो हमने देख लिया अभी। ठीक है, तो इसमें ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट, ये औद्योगिक प्रदेश हैं। ठीक है, ये याद रखना आपको, औद्योगिक प्रदेश। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश 8 है, लघु औद्योगिक प्रदेश 13 है, और औद्योगिक जिले हैं वो 15 है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये जो रीजन है ये देखने हैं, गुजरात, मुंबई, पुणे। ठीक है, विशाखापट्टनम, छोटा नागपुर, हुगली, बेंगलुरु तमिलनाडु, और कोल्लम तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और एक बार इसको वापस रिवीजन कर लेना कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो चलिए, आज के इस सेशन में इतना ही है, और मेक श्योर कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी नहीं किया है, तो जो जियोग्राफी से संबंधित जो भी अपडेट है आपको मिलते रहें, और इसी के साथ में जो वेरियस जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपडेट्स होती हैं वो भी आपको मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और अपना वैल्यूबल फीडबैक दीजिए। थैंक यू।